नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। नैनीताल के हल्द्वानी में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर पूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिताजी की यादें हमेशा प्रेरणा देती है। जब पूर्व सैनिक सम्मेलन में उनका चित्र भेंट किया गया तो हृदय भावनाओं से भर उठा। उन्होंने कहा कि उन सभी वीर सैनिकों को नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र सेवा को अपने जीवन का ध्येय बनाया है। रामनगर नैनीताल में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर जनवन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस मौके पर सीएम ने कार्यक्रम में तमाम विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। इस दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। वन विभाग को आधुनिक तकनीकी जैसे जीपीएस ट्रैकिंग, ड्रोन सर्विलांस, डॉग स्क्वाड्स और जीपीएस की सुविधा दी जा रही है, ताकि वन्य जीवों की निगरानी और सुरक्षा के साथ ही उनकी गश्त भी बेहतर ढंग से हो सके। उनको वन विभाग की सुरक्षा करने में किसी प्रकार की अधिक बाधाओं का सामना न करना पड़े, उनको भी सरलता प्राप्त हो। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं, ताकि वो जंगलों और की रक्षा और वन्य जीवों की सुरक्षा में भी सक्रिय भागीदार बन सके। पिछले दिनों फाटो में भी हम गए थे, वहां पर भी बताया गया कि 20 करोड़ से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। वहां की हमारी अनेक बहनों ने अपने उत्पाद बेचकर बड़ी उनको रोजगार भी उनको उनके घर के पास प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हमने 1 लाख युवाओं को सीएम यंग इकोप्रेन्योर बनाने की बात कही थी और यह स्कीम आज रंग ला रही है। मुझे बताया गया कि इस स्कीम के तहत नेचर गाइड, ड्रोन पायलट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, वन्य जीव टूरिज्म आधारित कौशल के कार्यों को एक उद्यम के रूप में परिवर्तित किए जाने की दिशा में काम चल रहा है। इसके साथ ही एक और जहां इको डेवलपमेंट कमेटियों के माध्यम से लोगों को आजीविका के अवसर मिल रहे हैं। कैंटर राइड जैसी पहल से पर्यटन और रोजगार दोनों को बल मिला है। इस सबके साथ साथ आज प्रदेश के प्रत्येक जिले में छात्रों के लिए इको क्लब के जरिए वन्य जीवों से संबंधित शैक्षिक यात्रा के आयोजन भी कराए जा रहे हैं। उनको बहुत नजदीक से व्यवहारिक रूप से वन और वन्य जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। प्रदेश में इको टूरिज्म का विस्तार करते हुए बिजरानी, झिरना, ढिकाला जैसे जोन को आधुनिक इको टूरिज्म मॉडल के रूप में विकसित किया गया है। साथ ही गर्जिया, कालाढूंगी, फोटो इको जोन जैसे नए क्षेत्रों ने भी हजारों ग्रामीणों को आज रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। हमने कारबेट में आधुनिक रेस्क्यू सेंटर भी स्थापित किया, जिसे हम वन्य जीवों का एम्स भी कह सकते हैं। मैं स्वयं वहां पर जाकर देख के आया हूं। जिस प्रकार से लगभग 12 वहां पर टाइगर हैं और 13 लेपर्ड है और बहुत आधुनिक उपकरणों के द्वारा वहां उनका स्वास्थ्य को ठीक किया जा रहा है। यहां घायल वन्य जीव इनका उपचार करने की बहुत बेहतरीन सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही हमने मानव जीव वन्य संघर्ष में दी जाने वाली मुआवजा राशि को भी 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि ग्रीष्म काल में हमारे पहाड़ों में वनाग्नि की घटनाएं अधिक होती हैं, जिसका एक बड़ा कारण पिरूल भी है, जिसकी रोकथाम के लिए पिरूल संग्रह दर को बढ़ाने का काम भी हमने किया है, जिसमें स्थानीय लोगों को आय भी प्राप्त हुई है और जंगलों में आग लगने की घटनाओं में भी बहुत कमी आई है, बहुत न्यूनता उससे हुई है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं बीते कुछ दशकों में भौतिक विकास की दौड़ में हमने जीवन शैली को बदलने का काम किया है। समय के साथ बदलाव आवश्यक है, पर हम
ये नहीं भूल सकते कि विकास की दौड़ में यदि हम प्रकृति, पर्यावरण और वन्य जीवों को पीछे छोड़ देंगे तो हमारा ये विकास अधूरा रह जाएगा और ये आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए, जिसका अभी वन मंत्री जी ने बहुत अच्छे से उल्लेख किया, बहुत विस्तार से बताया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत बड़ा गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। और हम सबको ये भी सोचना है, आज जब हम इस कार्यक्रम में यहां आए हैं तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भविष्य में किस प्रकार का पर्यावरण देकर जा रहे हैं, किस प्रकार की प्रकृति देकर जा रहे हैं, किस प्रकार के पेड़ पौधे उनको देकर जा रहे हैं, किस प्रकार हम उनको जल जीवन देकर जा रहे हैं। ये हम लोगों का सच में ये कोई मेरा प्रश्न या वन मंत्री जी का या ये मंच पर बैठे हुए लोगों का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न हम सबका है। जब हम राज्य की रजत जयंती का ये रजतोत्सव, स्थापना के 25 वर्षों का ये उत्सव मना रहे हैं, जहां हम अपनी उपलब्धियों पर गर्व करते हुए आगे की चुनौतियां और आगे के स्वर्णिम भविष्य की रेखा बना रहे हैं, एक विजन प्रस्तुत कर रहे हैं, एक विजन हम उसका संकल्प ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें आगे आने वाली पीढ़ियों के जीवन का भी, उनके जीवन को अच्छा बनाने का संकल्प भी हमको लेना होगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को विरासत में क्या देने वाले हैं। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि भौतिक विकास और पर्यावरण का संतुलन हर हाल में बना रहे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व मंच से लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का आह्वान किया है, जो मात्र एक नारा नहीं बल्कि धरती मां को बचाने का एक मंत्र है, जो उन्होंने पूरी दुनिया को दिया है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी के माध्यम से आने वाले सभी पर्यटकों से भी यह आह्वान करना चाहता हूं कि जब वो जंगल सफारी या किसी धार्मिक पर्यटन स्थल पर जाए तो वहां पर स्वच्छता का ध्यान उनके गंभीरता से रहे, वह गंदगी न फैलाएं, पॉलिथीन का प्रयोग न करें और हम सभी का ये छोटा सा प्रयास पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आने वाली पीढ़ियों के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प नहीं संकल्प है, उस संकल्प को साकार करने में आप सभी हमारी सरकार के साथ इसी प्रकार। उत्तराखंड अपने 25 साल पूरे कर रहा है। इसमें बीजेपी नेता और विधायक राज्य सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी विधायक दलीप रावत का कहना है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर विगत सालों में उत्तराखंड में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। दिलीप रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। बस अब जिस तरह से 3 दिन का ये सत्र भी हुआ, किस रूप में आप इसको खास मान रहे हैं और कई तरह के मुद्दे इस दौरान उठे, कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए, हालांकि सरकार किस तरह से कार्य कर रही है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें दोनों चीज़ निकली थी, हलाल भी निकला था, विष भी निकला था और अमृत भी निकला था। तो निश्चित रूप से एक बड़ा मंथन था, ये भी समुद्र मंथन की तरह मंथन था पूरे उत्तराखंड का, जिसमें बहुत सारी विकृतियां भी निकल के आई हैं, बहुत अच्छी बातें भी निकल के आई हैं और एक जो रोड मैप होना चाहिए उत्तराखंड का, उसके लिए भी एक रास्ता मिला है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा सफल सत्र रहा है और पक्ष विपक्ष दोनों ने जो है अपनी बातें भी रखी हैं, क्षेत्र की बातें भी रखी हैं और आगे क्या होना चाहिए उसके लिए सुझाव भी रखे। 25 सालों को आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि आपकी भी सरकार रही, विपक्ष के लोगों की भी सरकार रही, कितना खोया पाया, क्या मानते हैं आप? देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड बनने के बाद हम अपेक्षाकृत यूपी से ज़्यादा आगे बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छे हमारे यहाँ पे सड़कों की कनेक्टिविटी बढ़ी है, हमने खेलों में बहुत आगे बढ़े हैं, स्वास्थ्य में भी हमने काफ़ी सुधार किया है। तो यूपी की अपेक्षा बहुत अच्छा है, लेकिन कई बातों में जैसे हिमाचल हमसे पहले बना है, लोग कई बार कंपैरिजन करते हैं कि हिमाचल के साथ जो है कि हिमाचल जैसा होना चाहिए, लेकिन आज आप स्थिति देखोगे कि उत्तराखंड में उत्तराखंड की सरकार के द्वारा समय पर जो समस्त कर्मचारियों को वेतन दे दिया जा रहा है, लेकिन हिमाचल में बड़ी क्राइसिस है, वहाँ वेतन देने में समस्या है। तो आज ऐसा नहीं है, आज हम उनसे बेहतर स्थिति में हैं और 25 सालों में हमने बहुत कुछ पाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। राष्ट्रपति जी भी आई थी और अब प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, किस रूप में आप देख रहे हैं 2 बड़े नेता जब उत्तराखंड आ रहे हैं रजत जयंती पर? देखिए, ये उत्तराखंड का सुखद परिणाम है
और उत्तराखंड के प्रति सभी लोगों ने जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने कहा था कि अगला दशक जो है वो उत्तराखंड का होगा, तो मैं समझता हूँ कि उसी को मद्देनजर सब लोगों का आकर्षण इस समय उत्तराखंड की ओर है। तो ये है कि आप आज की तारीख में उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ने वाला है और इसीलिए सबका और माननीय मोदी जी का विशेष आशीर्वाद है और धामी जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। क्या लग रहा है कुछ बड़ी योजनाएं दे करके जाने वाले प्रधानमंत्री जी, क्योंकि पिछली बार भी आए थे, आपदाओं से भी मुलाकात की, आपदा पीड़ितों से उस दौरान उन्होंने। देखिए, मोदी जी ने पहले ही बहुत बड़ी योजनाएं हमको दी हैं। देखिए, ऑल ओवर रोड का जो मामला है बहुत बड़ा है, केदारनाथ में रोप है और आपका बहुत सारे जो जल विद्युत परियोजना हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री सड़क योजना में हमको एक तरफा हमको पैसा मिला अब की बार और मैं समझता हूँ अगले साल तक हमें काफ़ी सड़कें आच्छादित हो जाएंगी, हमारी पक्कीकरण हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि पहले ही उनका वरदान बहुत है, तो फिर अब क्योंकि मांगने वाला तो कभी संतुष्ट होता नहीं, हमको और भी आवश्यकता है। हो सकता है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनसे कुछ मांगेंगे और उनका आशीर्वाद मिलेगा। इस बार शीतकालीन यात्रा पर किस तरह से फोकस है? क्या लग रहा है कि इस बार की शीतकालीन यात्रा किस तरह की होने जा रही है? देखिए, हमारी सरकार का पहले से ही एक वो है ध्येय है कि जिस तरह से ग्रीष्मकालीन में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यात्राएं रहती हैं, तो इसको जो है इसमें कन्वर्ट किया जाए शीतकालीन में। और मैं समझते हैं कि आज की स्थिति ये है कि आप जाओगे अभी कुमाऊं की तरफ, तो ये ठंडियों में जो है, जाड़ों में जो है, आपको वहाँ पे बंगाल के बहुत सारे पर्यटक वहाँ पे मिलते हैं। तो इस तरह से अब की बार अभी उत्तराखंड बनने के बाद ये परिवर्तन आया है कि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों की कैटेगरी हमको जो है आकर्षित करने की ओर हम लोगों ने प्रयास किया, जो जिसमें हम सफल हो रहे हैं। रजत जयंती किस तरह से मना रहे हैं आप इस बार के, क्योंकि 25 साल का उत्तराखंड लगभग हो गया है? देखिए, अब हमारा प्रदेश अब जवान हो गया है निश्चित रूप से। आप ये समझे होंगे कभी कि एक कहावत है कि जो बच्चा होता है वो वर्तमान में जीता है और जो बुजुर्ग होता है वो अतीत में जीता है, लेकिन जो युवा होता है वो भविष्य की ओर देखता है। तो हम इस टाइम जवान हैं, तो हम भविष्य की ओर देख रहे हैं और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि एक आदर्श प्रदेश और पूरे देश में जो है एक आदर्श प्रदेश के रूप में ये जाना जाए। इसके लिए हम आज सब लोग एक खुशियाँ मना रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं कि खुशियों के साथ साथ वो आगे क्या प्रयास करें, उसके लिए भी हम मेहनत कर रहे हैं। जी, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। दिलीप रावत जी हमारे साथ है, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी द्वितीय केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट बृहस्पतिवार को शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। कपाट बंद होने के बाद भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह डोली ने अपने पहले पड़ाव चोपता के लिए प्रस्थान किया। इस मौके पर मंदिर को फूलों से सजाया गया और 500 से ज्यादा श्रद्धालु कपाट बंद होने की साक्षी रहे। बता दें कि बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल की उपस्थिति में 10:30 बजे कपाट बंद की प्रक्रिया शुरू की गई थी। भोग यज्ञ हवन पूजा के बाद भगवान तुंगनाथ के स्वयंभू शिवलिंग को समाधि रूप दिया गया और 11:30 बजे तुंगनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि इस साल 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान तुंगनाथ के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया है। तुंगनाथ की चल विग्रह डोली के मर्कटेश्वर मंदिर मुखमठ पहुंचने के बाद भगवान तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष को लेकर आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र में बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बीजेपी की सरकार में 14 लाख घरों तक पेयजल सुविधा पहुंचा दी गई है, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है? अल्मोड़ा के रानीखेत से आई इस रिपोर्ट को देखिए। अल्मोड़ा में रानीखेत में धुराफाट किसान विकास संघर्ष समिति के बैनर तले बयेड़ी में पेयजल पंपिंग योजना को लेकर लोगों ने सवाल उठाया है। योजना में हो रही अनियमितता और लापरवाही के खिलाफ 27 अक्टूबर 2025 से क्रमिक अनशन जारी है। इस आंदोलन में क्षेत्र की बड़ी संख्या में जनता और मातृशक्ति सक्रिय रूप से भाग ले रही है। स्थिति यह है कि इतना समय टेंडर का होते हुए 3 साल तो पूरे होते हैं, चौथा लग रहा है। और जब उसमें पिछले वर्ष 23 में हमारे प्रतिनिधि यहाँ प्रधान थे लसीराम जी गुरु, जिनका हिराम में टैंक वगैरह खाली पर डे में वो बना रहे थे, उन्होंने विरोध किया तो उन्हें नहीं सुनी, तो हमको आंदोलन को बाध्य होना पड़ा था। और उसका प्रमाण है कि वो हिराम का टैंक उन्होंने आंदोलन बैठने के एक दिन पहले तोड़ दिया। वो भी 2 पटवारी जी लोगों को, मतलब सरकारी वो कि गांव वाले इसको रोक न सकें, 2 पटवारी लोगों की ड्यूटी लगा दी।
आंदोलनकारियों का कहना है कि प्रशासन जबरन अनशनकारियों को उठाने का प्रयास न करे। ग्रामीणों ने बताया कि वो स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले वर्ष 20 अगस्त 2024 को 2 दिवसीय क्रमिक अनशन के बाद विभागीय अधिकारी और प्रशासन के साथ समझौते की शर्तों का आज तक पालन नहीं किया गया। हमारा 8वां दिन है यहाँ पे, तो कार्य तो अभी है, प्रगति पे है। फिर धीरे धीरे देखो हमारा धरना रहेगा आगे तक, जब तक हमारे यहाँ पानी नहीं आ जाता। और बाकी एक रिची थापला वाली थी, वो पानी तो अभी आ ही रहा है। अगर उसमें कुछ हमें और करना पड़े तो हम देखते हैं। उसका बजट भी हमारा आया तो था, लेकिन वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में लग गया उस समय, जबकि स्वीकृति यहाँ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए हुआ था, वो बस लग गया वो पूरा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तुरापाट किसान विकास संघर्ष समिति ने बताया कि विभाग ने समझौते के बाद भी 1% भी काम नहीं किया, लिहाजा फिर से आंदोलन को मजबूत होना पड़ेगा। ग्रामीणों का कहना है कि उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, वो केवल ये चाहते हैं कि पाइपलाइन और इन्फिल्ट्रेशन वेल का कार्य शीघ्र शुरू हो जाए। जैसे ही कार्य आरंभ होगा, जनता स्वयं धरना समाप्त कर देगी। इस बेड़ी पंपिंग योजना की विस्तृत में जानकारी देता हूँ। ये योजना हरीश रावत जी के कार्यकाल में 2017 में इसकी टोकन मनी इस योजना पर दे दी गई थी। उसके बाद में 4 वर्षों तक भी अगली सरकार ने इस पर बजट आवंटित नहीं किया। फिर इसके बाद इसमें जब बजट आवंटन हुआ तो इसमें स्रोत से इसमें पंप सेट नहीं लग पाया, और जो इस योजना पर कार्य हुआ है वो कार्य भी संतोषजनक पूर्ण नहीं हुआ। टैंकों को लपेटे पे बना दिया गया। 1 नवंबर 2025 को योजना का पुनः भूमि पूजन पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई और कहा कि ये जनता को फिर से ठगने का प्रयास है। आंदोलन स्थल पर प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार कानून को और पटवारी वार्ता के लिए पहुंचे, लेकिन क्षेत्रीय जनता ने स्पष्ट करा कि अब वार्ता केवल जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी या उप जिलाधिकारी की उपस्थिति में होगी, और वो भी लिखित समझौते के साथ। इस योजना को लग रहा है कि ये योजना पर इसके साथ की योजनाएं जो हैं आपके रानीखेत ग्रामीण, जो कि अपने पूर्ण होने उसमें ट्रायल बेस पर काम चल रहा है। इस योजना पर अभी 40% भी काम नहीं हो पाया है, तो ग्रामीण अनशन स्तर पर बैठे हैं। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने धरना स्थल पर पहुंचने के बाद जनता की पीड़ा को सुना और उसके बाद संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों से बात की थी, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं किया गया। आंदोलनकारियों ने कहा कि भाजपा के प्रतिनिधि जनता के संघर्ष का उपहास उड़ाते हुए आंदोलनकारियों को बरसाती मेंढक कहकर संबोधित करते हैं, जो अत्यंत निंदनीय और असंवेदनशील टिप्पणी है। और ग्रामीणों की एक ही मांग है कि इसमें सुचारू रूप से कार्य शुरू किया जाए। अभी इसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी के द्वारा खनन विभाग देहरादून से बात की गई, तब इसकी परमिशन मिल पाई है। अब जड़ से इसमें पंप लगने का कार्य प्रारंभ हो गया है। योजना में गड़बड़ी का आरोप है और विभाग के अधिकारी बार-बार सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। आंदोलन को समर्थन देने के लिए रानीखेत कांग्रेस कमेटी भी बयेड़ी पहुंची है और आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट हॉर्नबिल टीवी। नरेंद्र नगर के मुनिकीरेती के खारा स्रोत में शराब दुकान को लेकर लोगों में आक्रोश अब और बढ़ गया है। इस मामले को लेकर पहले धरना प्रदर्शन हुआ, अब आमरण अनशन हो रहा है। स्थानीय लोगों ने ऐलान किया है कि राज्य स्थापना दिवस के दिन इसे लेकर आंदोलन किया जाएगा। ऋषिकेश में गंगा पार टिहरी के नरेंद्र नगर में मुनिकीरेती के खारा स्रोत से शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर आमरण अनशन किया जा रहा है। अनशन पर बैठे विकास चंद्र रयाल को 90 दिन पुलिस ने नरेंद्र नगर अस्पताल में भर्ती करा दिया। इस मामले में पुलिस ने रयाल का स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दिया है।
इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा आंदोलन कमज़ोर होगा। देखिए, हमारे हाथ पे कर्म है और कर्म को हम बड़ा मानते हैं और हम लगातार इस आंदोलन को अभी जारी रखेंगे और पूरा प्रयास करेंगे संवैधानिक तरीके से भी और लोकतांत्रिक तरीके से भी कि जब तक ये देवभूमि में और चारधाम यात्रा के मुख्य द्वार में ये शराब का ठेका नहीं हट जाता है, हम लोग तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। विकास चंद्र रियाल को जबरन अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद अन्य आंदोलनकारियों में आक्रोश बढ़ गया। नरेंद्र नगर से विधायक और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि जिस जगह पर शराब की दुकान खुली है वो इलाका टिहरी के नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में है। उन सारे संगठनों से पुनः मातृशक्ति से भी अपील करूंगा कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के रूप जिस दिन सरकार पूरा जो है ये अपनी रजत जयंती मना रही है राज्य बनाने की, और 9 नवंबर को जो हमारा राज्य स्थापना दिवस है, इस राज्य को बनाने की जो भावना थी, जो सपना हमारे उन आंदोलनकारियों ने देखा था, वो सपने बिल्कुल टूट चुके हैं। आज उनकी आत्माएं तड़प रही होंगी, रो रही होंगी कि उन्होंने किस राज्य की कल्पना करी थी, किस राज्य का सपना देखा था, और आज इस सरकार ने जो है यहाँ पर कौन सी सरकार जो है दी है कि तमाम लोग जो है आज पूरा घर घर जो है नशा इन्होंने पहुंचाने का काम करा है। हर गली में, हर कुछ में नशे का कारोबार हो रहा है। धर्म नगरी को नशा की नगरी बना दिया है। तो उस दिन हम लोग जो है शराब दिवस मनाएंगे, जो इन सरकार के मुंह पे तमाचा होगा। उस दिन तमाम आंदोलनकारी ताकतें भी वहां पर जुट रही हैं, तमाम संगठन के लोग वहां पर, तमाम मातृशक्ति जो है वहां पर आ रही है। वो दिन जो है इस सरकार के लिए बिल्कुल वो काला दिवस तरीके का जैसा होगा। इनके मुंह पे उस दिन वो तमाचा है उस सरकार के। आंदोलनकारियों ने नशे के खिलाफ 9 नवंबर को मुनि की रेती खारा स्त्रोत में विशाल रैली निकालने का ऐलान किया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत, हिमांशु बिजनवान और विकास चंद्र रियाल ने कहा कि यदि सरकार शराब की दुकान को नहीं हटाती तो आगामी 9 नवंबर को मुनि की रेती खारा स्त्रोत में विशाल रैली आयोजित की जाएगी। अभिप्राय था और सरकार को मैं स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब तक ये शराब की दुकान पूर्ण रूप में बंद नहीं होगी, ये आंदोलन जारी रहेगा। और 9 नवंबर के लिए मैं क्षेत्र की जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि 9 नवंबर को हमारा राज्य स्थापना दिवस में 25वीं स्थापना हम लोग मनाने जा रहे हैं। इससे पहले शराब की दुकान के पास कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन जिला प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में 5 दिनों से बंद शराब की दुकान को खुलवा दिया गया था। आंदोलनकारी नेताओं का कहना है कि तीर्थ नगरी ऋषिकेश के संपूर्ण कुंभ क्षेत्र को ड्राई एरिया घोषित किया जाए। यदि सरकार इस मांग को नहीं मानती तो आंदोलन व्यापक स्तर पर तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती। जहाँ हमारे पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारे उत्तराखंड जो है राज्य है जिसको देवभूमि के नाम से जाना जाता है, उस देवभूमि को कलंकित करने का काम, देवभूमि जो हमारे चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार को कलंकित करने का काम इस राज्य सरकार ने किया है। और कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में जो आक्रोश है, 9 नवंबर को हम लोग एक बहुत बृहद आंदोलन इस सरकार के खिलाफ करने जा रहे हैं और क्षेत्रीय जनता से अपील है कि उसमें हमारा सहयोग करेंगे। दरअसल शराब की दुकान के पास कुछ दिनों पहले 2 लोगों में हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उसके बाद लोगों ने शराब की दुकान बंद करने को लेकर आंदोलन शुरू किया था। बाद में 5 दिनों तक शराब की दुकान बंद रही, लेकिन उसके बाद पुलिस की सुरक्षा में शराब की दुकान खोल दी गई, जिससे नाराज लोगों ने अब जिला प्रशासन और विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।